जरा सोचिए, एक दिन बिना किसी वार्निंग के अमेरिका को अचानक लगता है रशिया ने न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दिया है। अलार्म बज उठते हैं, मिसाइल्स रेडी कर दी जाती हैं, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दुनिया बस कुछ सेकंड दूर होती है तबाही से। और तभी एक शॉकिंग सच्चाई सामने आती है। यह अटैक रूस की तरफ से नहीं था, यह हमला सूरज से आया था। असल में ऐसा लगभग 1967 में हो ही गया था, कोल्ड वॉर के सबसे टेंस दौर में। उस वक्त एक जबरदस्त सोलर स्टॉर्म आया जिसने अमेरिका के क्रिटिकल रेडार सिस्टम्स को जैम कर दिया। मिलिट्री लीडर्स को पूरा यकीन हो गया कि यह सोवियत यूनियन की तरफ से वॉर एक्ट है। न्यूक्लियर बॉम्बर्स को फ्यूल कर दिया गया, लॉन्च बटन्स पर उंगलियां तैयार थीं और पूरी दुनिया टोटल डिस्ट्रक्शन के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। लेकिन तभी कुछ क्विक थिंकिंग साइंटिस्ट्स ने समय रहते सच्चाई को जोड़कर समझ लिया। यही है 1967 सोलर स्टॉर्म की वो हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी। एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट जिसने लगभग वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू कर दिया था और जिसने ये भी दिखा दिया कि हम सूरज की ताकत के सामने कितने वल्नरेबल हैं। आगे हम इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे, इसके ग्रिपिंग डिटेल्स, इसके पीछे की साइंस और ये क्यों आज भी एक्सपर्ट्स को रातों की नींद नहीं लेने देता। अब जरा 1967 की तस्वीर समझते हैं। कोल्ड वॉर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर थी। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन सिर्फ राइवल्स नहीं थे, वो ऐसे दुश्मन थे जिनके पास इतनी न्यूक्लियर ताकत थी कि दुनिया जैसा हम जानते हैं उसे खत्म कर सकते थे। उस समय तक अमेरिका के पास 31,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और सोवियट्स भी पीछे नहीं थे, करीब 8,000 वॉरहेड्स के साथ। ये कोई छोटे बॉम्ब नहीं थे, हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉम्ब्स की। हर एक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर। इस स्ट्रेटजी को कहा जाता था म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या शॉर्ट में मैड। मतलब साफ था, अगर एक साइड लॉन्च करता तो दूसरी साइड तुरंत रिटेलिएट करती। नतीजा, दोनों देश तबाह और शायद पूरी दुनिया भी एक भयानक न्यूक्लियर विंटर में। कोई विजेता नहीं, सिर्फ राख। टेंशन्स आसमान छू रही थीं। सिर्फ 5 साल पहले 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। क्यूबा में बिल्कुल अमेरिका के डोर स्टेप पर सोवियत मिसाइल्स मिलने की खबर आई। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने तुरंत नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। सोवियत शिप्स उस ब्लॉकेड की तरफ बढ़ने लगे और पूरे 13 एगोनाइजिंग डेज तक दुनिया यह सोचती रही, क्या यही अंत है? आखिरकार कैनेडी और सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव दोनों पीछे हटे, लेकिन डर वो वहीं रह गया। 1967 तक हालात और बदल चुके थे। कैनेडी की 1963 में असैसिनेशन हो चुकी थी और अब प्रेसिडेंट थे लिंडन बी जॉनसन। वो एक तेजी से बढ़ती हुई वियतनाम वॉर से जूझ रहे थे। उस साल 4,50,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स वियतनाम में तैनात थे, एक बेहद ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट में जहां सामने थी कम्युनिस्ट फोर्सेस जिन्हें सपोर्ट मिल रहा था सोवियत यूनियन और चाइना से। अमेरिका के अंदर हालात भी शांत नहीं थे। एंटी वॉर प्रोटेस्ट्स भड़क रहे थे, सिविल राइट्स मूवमेंट्स और अथॉरिटीज के बीच टकराव हो रहा था और हर तरफ कम्युनिज्म को लेकर पैरानोया फैला हुआ था। ऊपर से स्पेस रेस ने आग में घी डाल दिया। सोवियट्स ने 1957 में स्पुतनिक लॉन्च कर दिया था। अब अमेरिका अपोलो प्रोग्राम के जरिए चांद तक पहुंचने की रेस में था, लेकिन उस दौर में हर सैटेलाइट लॉन्च एक पॉसिबल वेपन जैसा महसूस होता था। अब सीधे क्राइसिस के सबसे अहम पल पर चलते हैं। 23 मई 1967। उस वक्त अमेरिका ने एक हाई टेक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रखा था जिसका नाम था BMEWS, यानी बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसका मकसद सिर्फ एक था, आसमान पर नजर रखना ताकि सोवियत मिसाइल्स को समय रहते डिटेक्ट किया जा सके। इस सिस्टम के तहत 3 मैसिव रेडार साइट्स लगाए गए थे, एक बर्फीले अलास्का में, दूसरा ठंडे ग्रीनलैंड में और तीसरा यूके में, उन मशहूर गोल्फ बॉल जैसे डोम्स के साथ जो आज भी लोगों को याद हैं। ये रेडार्स लगातार आसमान स्कैन कर रहे थे, किसी भी मिसाइल लॉन्च के सबसे हल्के से संकेत को पकड़ने के लिए। लेकिन उस दिन कुछ अजीब होने लगा। सिग्नल्स फ्लिकर करने लगे, स्क्रीन्स अचानक ब्लैंक हो गईं, कम्युनिकेशंस अनरिलायबल होने लगी
मिलिट्री के लिए यह सब डिलिबरेट इंटरफेरेंस जैसा दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अक्सर न्यूक्लियर अटैक से पहले होता है। नतीजा साफ था, बॉम्बर्स को फ्यूल कर दिया गया, मिसाइल्स रेडी कर दी गईं, और हर गुजरता हुआ मिनट दुनिया को पॉसिबल ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के और करीब ले जा रहा था। नोरैड के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में शायन माउंटेन, कोलोराडो, एक ऐसा मैसिव बंकर जिसे स्पेशली न्यूक्लियर ब्लास्ट्स झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। बाद में डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से पता चला कि न्यूक्लियर आर्म्ड B-52 बॉम्बर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। क्रूज कॉकपिट में बैठी थीं, इंजन्स चल रहे थे। उधर प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ब्रीफिंग दी जा रही थी। इस स्टॉर्म का असर इतना ज्यादा था कि ऑरोराज आमतौर पर जहां नहीं दिखते वहां तक नजर आने लगे, यहां तक कि न्यू मैक्सिको जैसी जगहों पर भी। लेकिन असली वजह किसी स्पाई या वेपन से कहीं ज्यादा अजीब थी। धरती से बहुत ऊपर सूरज ने जबरदस्त तरीके से इरप्शन किया था। उसने एनर्जी और चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक जबरदस्त लहर अंतरिक्ष में भेज दी। यही था एक सोलर स्टॉर्म, हमारे सबसे करीबी तारे का एक अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक गुस्सा। सोलर स्टॉर्म्स तब होते हैं जब सूरज का मैग्नेटिक फील्ड ट्विस्ट एंड टेंगल्ड हो जाता है और उसके अंदर भारी मात्रा में एनर्जी जमा हो जाती है। जब ये मैग्नेटिक टेंशन टूटती है तो वो एनर्जी बाहर निकलती है दो रूपों में, सोलर फ्लेयर्स रेडिएशन के बर्स्ट्स जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और कोरोनल मास इजेक्शंस CMEs, चार्ज्ड पार्टिकल्स के विशाल क्लाउड्स जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। जब ये पार्टिकल्स धरती से टकराते हैं तो ये हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड से भिड़ जाते हैं। नतीजा, एटमॉस्फेयर में जबरदस्त एनर्जी इंजेक्ट हो जाती है, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स गड़बड़ा जाते हैं और कई बार पावर ग्रिड्स तक ओवरलोड हो जाते हैं। 1967 का सोलर फ्लेयर अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे ताकतवर फ्लेयर्स में से एक था। इसे X क्लास रेटिंग मिली थी। इसका असर यह हुआ कि स्टनिंग ऑरोरास पोल्स से बहुत दूर तक आसमान में नाचते दिखाई दिए। सोलर स्टॉर्म्स कोई रेयर घटना नहीं है, ये एक लगभग 11 ईयर सोलर साइकिल को फॉलो करते हैं, कभी हाई एक्टिविटी कभी लो एक्टिविटी। कुछ स्टॉर्म्स हल्के होते हैं जो पोल्स के पास ऑरोरास पैदा करते हैं, लेकिन कुछ स्टॉर्म्स बेहद एक्सट्रीम होते हैं। 1859 का कैरिंगटन इवेंट इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है। उस स्टॉर्म ने टेलीग्राफ सिस्टम्स में स्पार्क्स पैदा कर दिए, कई जगह तो आग तक लग गई और ऑरोरास कैरिबियन तक रात के आसमान में दिखे। फिर 1989 में एक और सोलर स्टॉर्म ने क्वेबेक का पावर ग्रिड सिर्फ कुछ सेकंड्स में कोलैप्स कर दिया। फ्रीजिंग विंटर में लाखों लोग बिना बिजली के रह गए। 1967 का सोलर स्टॉर्म भले ही फिजिकल फायर्स या बड़े ब्लैकआउट्स न लाया हो, लेकिन इसने एक बात साफ कर दी, सूरज हमारी टेक्नोलॉजी को उन तरीकों से प्रभावित कर सकता है जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह नहीं समझते। अच्छी बात यह रही कि सूरज को मॉनिटर कर रहे साइंटिस्ट्स की एक छोटी सी टीम ने फ्लेयर के टाइमिंग और रेडार फेलियर्स के बीच कनेक्शन पकड़ लिया। उन्होंने जल्दी समझ लिया यह कोई अटैक नहीं था, यह था स्पेस वेदर। तुरंत मिलिट्री कमांड को अर्जेंट वार्निंग्स भेजी गई, लॉन्च ऑर्डर्स समय रहते रोक दिए गए, बॉम्बर्स को स्टैंड डाउन कर दिया गया। इंसानियत तबाही के किनारे से एक कदम पीछे हट गई। इसके बाद से सोलर स्टॉर्म्स को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर हुई है। आज नासा का सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी यानी सोहो जैसे सैटेलाइट्स सूरज पर लगातार नजर रखते हैं, फ्लेयर्स और CMEs के लिए। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स गवर्नमेंट्स, पावर कंपनीज और सैटेलाइट ऑपरेटर्स को मिनट से लेकर आवर्स पहले अलर्ट कर सकते हैं। पावर ग्रिड्स में सर्ज प्रोटेक्शन और इमरजेंसी शटडाउन प्रोटोकॉल्स लगे हैं। सैटेलाइट्स को रेडिएशन के खिलाफ हार्डन किया गया है। एस्ट्रोनॉट्स को खतरे के समय शेल्टर लेने की वार्निंग्स मिलती हैं। यहां तक कि मिलिट्री सिस्टम्स भी अब स्पेस वेदर डेटा को इंटीग्रेट करते हैं ताकि कोई फॉल्स अलार्म दोबारा कैटास्ट्रोफी में न बदल जाए। बस 2024 के मैसिव सोलर स्टॉर्म को ही देख लीजिए, उसने पूरे वर्ल्ड में मतलब ब्रेथ टेकिंग ऑरोरास पैदा कर दिए, यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। लेकिन मॉडर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की वजह से कोई बड़ा डिसरप्शन नहीं हुआ। फिर भी खतरा कहीं गया नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। GPS, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, बैंकिंग, पावर ग्रिड्स और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स। आज अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म आए तो ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है,
सैटेलाइट्स को डिसेबल कर सकता है और अगर ऑटोमेटेड सिस्टम सिग्नल्स को गलत इंटरप्रेट करें तो अनइंटेंडेड रिस्पॉन्सेज भी ट्रिगर हो सकते हैं। 1967 का सोलर स्टॉर्म दुनिया को एक चिलिंग लेसन सिखा गया। हमारे सबसे बड़े थ्रेट्स हमेशा ह्यूमन एनिमीज से नहीं आते। कभी कभी वो थ्रेट्स उसी तारे से आते हैं जो हमें जीवन देता है, सूरज। सूरज फिर इरप्ट करेगा, ये इनेविटेबल है। सवाल यह है कि आगामी इरप्शन के समय इंसानियत तैयार होगी या नहीं। एक बात पक्की है, 1967 के उस दिन इंसानियत बची, सिर्फ लक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए बची क्योंकि कुछ साइंटिस्ट्स ने सूरज की इनविजिबल इमेंस शक्ति को समझा और समय रहते एक्शन लिया। अगर ये माइंड ब्लोइंग कहानी कि कैसे सूरज ने लगभग वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दिया होता आपको स्टंड कर गई, तो अभी लाइक बटन दबाइए। इससे और लोग ये हिडन जेम्स ऑफ हिस्ट्री डिस्कवर कर पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आप कभी भी अगली वाइल्ड ट्रू स्टोरी मिस न करें। अब आप बताइए, क्या ये सच में हमारी सबसे करीब की एक्सीडेंटल डूम्सडे थी या कहीं कोई और भी डरावना नियर मिस हुआ होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा क्यूरियस रहिए और आसमान की ओर देखते रहिए, लेकिन अगली बार जब कोई खूबसूरत ऑरोरा दिखे तो थोड़ा कॉशन भी रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।